आदाब, नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। बेटियों के लिए इस देश में इंसाफ और इंसाफ के मायने अब सिर्फ एक मजाक और ढकोसला बनकर रह गए हैं। 2017 का उन्नाव रेप केस आपको शायद याद होगा और उसमें किस तरह से अब एक्स बीजेपी एमएलए और उस वक्त का एमएलए कुलदीप सेंगर जो है उसने किस तरह से उस बच्ची के साथ, जब उसकी उम्र सिर्फ 16.5 साल की थी, उसके साथ दरिंदगी की, उसके साथ गैंग रेप हुआ और फिर उसके बाद उसको 60,000 रुपए में बेच दिया गया था। आपको शायद ये भी याद हो कि कैसे पुलिस कस्टडी में उसके पिता की मौत हो गई थी। शायद आपको ये भी याद हो कि कैसे उसने अपनी जान लेने की कोशिश की थी उस पीड़िता ने, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। शायद आपको ये भी याद हो कि कैसे जब वो एक गाड़ी में अपनी मौसी और बुआ और वकील के साथ जा रही थी, तो एक ट्रक ने जिसकी नंबर प्लेट पर कालिक पुती हुई थी, उसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 11 बार उस गाड़ी को टक्कर मारी, जिसमें उसकी बुआ और मौसी की मौत हो गई उसी वक्त। और जो पीड़िता है और जो वकील है, वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो गए थे, इतना कि महीनों पीड़िता को अस्पताल के अंदर रहना पड़ा था और जो वकील है, बाद में उसकी मौत हो गई थी। अब उसको क्या इंसाफ मिला है? आपको ये पता है कि कैसे लगातार उसकी जो फैमिली है, उसको धमकाया जाता रहा, उसको परेशान किया जाता रहा और अब दिल्ली हाई कोर्ट ने उस कुलदीप सेंगर को, जिसको आजीवन कारावास दिया गया था, उसको जमानत दे दी है और सजा पर भी रोक लगा दी है। सशर्त ये जमानत मिली है, लेकिन अब पीड़िता जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर थी, इंसाफ के इंतजार में, क्योंकि पूरी जो कार्रवाई चल रही थी, उसको ये लग रहा था कि जो आजीवन कारावास मिला है, दिल्ली हाई कोर्ट इसको बरकरार रखेगा, लेकिन उसके पास अब आंसुओं के सिवा कुछ नहीं है। वो रोते बिलखते तड़पते हुए वो ये कह रही है कि उसको ये लग रहा है कि वो एक बार फिर से आत्महत्या कर ले, यानी कि एक बार पहले उसने कोशिश की थी, अब फिर से उसके जहन में यही सवाल आ रहा है कि वो आत्महत्या कर ले। एक ऐसे देश में जहां पर एक साल में लगभग 31,000 से ज्यादा रेप होते हो, ये एनसीआरबी का आंकड़ा है, एक दिन में 86 रेप रजिस्टर किए जाते हो, और तो आप सोचिए ये आंकड़े अगर हम अदरवाइज देखें तो कितने ज्यादा होंगे, क्योंकि ये वो हैं जो एनसीआरबी में के रजिस्टर में जो रजिस्टर हो पाए हैं। इसके अलावा समाज के डर से, फैमिली के डर से, या जिस तरह से इस बच्ची को धमकाया गया, डराया गया, ये इस तरह के डर से जो रजिस्टर नहीं होते होंगे, तो आप सोचिए इस देश में जो एक ढकोसला नारा दिया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, उस देश में क्या हो रहा है। उस देश में एक मुख्यमंत्री सरेआम एक बच्ची का नकाब छीन लेता है और वो माफी तक नहीं मांगता है। एक इसी देश में दूसरा मंत्री कहता है कि नकाब ही तो किया है, कहीं उंगली तो नहीं लगाई है, और उसके बाद आप ये देखिए कि ना तो गिरफ्तारी होती है और ना ही किसी तरह की कोई माफी मांगी जाती है। और अब ये बच्ची, ये वो केस 2017 का जो पूरे देश ने देखा, अब वहां पर कुलदीप सेंगर को जमानत दे दी है कोर्ट ने। तो सवाल ये उठता है कि बेटियों के लिए इस देश में इंसाफ के मायने क्या रह गए हैं। जब मैं उस पीड़िता को सुन रही थी, तो यकीन जानिए कि मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। मेरे हाथ पैर अजीब तरीके से कांपने लगे, और पल भर के लिए अगर अपने आप को या अपने किसी परिवार के शख्स को अगर आप उसकी जगह रख कर देख लेंगे, तो शायद उसके दर्द का आपको रत्ती भर अंदाजा हो जाए। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए। स्क्रीन पर आप मेहमान को ले आइए। मेरे साथ पूजा त्रिपाठी जी हैं, जो कि कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है और लगातार इन तमाम मामलों पर बहुत मुखरता से लिखती और बोलती आई हैं। पूजा जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में। आपकी पहली टिप्पणी। बुशरा जी, मैं आज यहाँ कांग्रेस या दूसरी पार्टी कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने नहीं आई हूँ। मैं आज हर महिला को रिप्रेजेंट करने आई हूँ, जो जैसा कि आपने कहा कि उस पीड़िता का दुख हम सबका दुख है, हम साझा दुख है, उसका गुस्सा हम सबका साझा गुस्सा है, और वो बेचैनी, वो बेबसी साझा है। साहिर लुधियानवी की एक पंक्ति है कि औरत ने मर्द को जन्म दिया और मर्द ने उसे बाजार बना दिया। जो आज हम देख रहे हैं इस देश में, जिस प्रकार का हम देख रहे हैं, हर घंटे 4 रेप होते हैं, और एक न्यायपालिका एक ऐसे उसको सजा पर रोक लगा देता है। अगर मैं जज नहीं भी हूं, अगर मैं
नॉर्मल से इंसान हूँ, उसमें भी मैं देखूंगी तो उस लड़की के साथ 16 साल की उम्र से इस आदमी ने सिर्फ और सिर्फ ज्यादतियां की हैं। उसके परिवारों के कई सदस्यों को आपने अभी बताया, वो ट्रक नंबर लिखी हटी हुई ट्रक से इतने बार टक्कर मारी गई, 100 से ज्यादा टांके आए, सुनी 6 महीने वेंटिलेटर पे थी, तब से वो लड़की लड़ रही है और आज कोर्ट को रत्ती भर शर्म नहीं आई। मुझे लगता है उस लड़की का बात मुझे इस बार पे सही लगती है कि आप उस कुलदीप सेंगर को बेल दे दीजिए, लेकिन आप मुझे जेल में भेज दीजिए, क्योंकि कहीं पे सुरक्षित नहीं है बेटियां। कोई मुख्यमंत्री हिजाब उठा देता है और उसकी इतनी भी जरूरत नहीं है कि वो आके माफी मांग ले। दूसरा बोलता है कहीं इधर उधर उंगली तो नहीं लगाए। तीसरा कहता है कि वो जहन्नुम में जाए या नौकरी ज्वाइन करे, उससे हमें क्या करना है। और यही वो लोग हैं जो बलात्कारियों को माला पहनाते हैं, जो बलात्कारियों को पैरोल पे पैरोल देते जाते हैं, लेकिन महिलाओं को, मुझे लगता है सारी महिलाओं को, इस देश की आधी आबादी को जेल में डाल दीजिए और खूब पूजा करिए, खूब मंदिर बनाइए बलात्कारियों के, इन अपराधियों के, क्योंकि इस देश में बेटियां, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तो आपने बीबी जी राम जी नाम चेंज किया ना महात्मा नरेगा का, तो मैं तो कहती हूँ कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाम चेंज करके भी कुलदीप सेंगर योजना रख दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से आपने न्याय की, सिस्टम की, महिला सुरक्षा की, हर चीज की धज्जियां उड़ाई हैं, उससे आज हम सब शर्मिंदा हैं, क्योंकि हमें कोई आस नहीं रह गई है इन लोगों से, हमें कोई वो नहीं। और इनकी प्रायोरिटी देखिए बुशरा जी, नवनीत राणा बीजेपी की जो नेत्री हैं, जिनको ये आवाज उठानी चाहिए थी कि कुलदीप सेंगर बाहर कैसे आ गया, जिसको आवाज उठानी चाहिए कि आसाराम बापू बाहर कैसे आ गया, जिसको आवाज उठानी चाहिए कि अभी तक कोई एक्शन नहीं किया। उनकी प्रायोरिटी है कि आप मुसलमान 19 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो आप 4 बच्चे पैदा करिए हिंदू, ये इनकी प्रायोरिटी है। इन्होंने महिलाओं के जिस्म का सौदा करना शुरू कर दिया और महिलाओं के जिस्म को सिर्फ एक जिस्म की तरह देखना शुरू कर दिया। तो मुझे कोई ना आस रह गई है, ना कोई आशा रह गई है, क्योंकि बिल्कुल ही निराशाजनक स्थिति। कल से जो हुआ, योगिता भयाना जी उनके साथ इंडिया गेट पे प्रदर्शन कर रही थी, उसकी बहन और उसकी माँ थी साथ में, जिस तरीके से पुलिस, अब पुलिस इतनी डर रही है पुलिस की, अब उनको तीन लोग जो प्रोटेस्ट में बैठे हैं उनको डर के वहां से हटा दिया जा रहा है। वो तक इतना इस इको चैम्बर में ये लोग रह रहे हैं, इस ज्यादा इन शीशों के दरवाजों में, कि उनको उस रेप विक्टिम की चीख से भी, उसकी प्रोटेस्ट से भी, साइलेंट प्रोटेस्ट से भी तकलीफ हो रही है, उसे हटा दिया गया। अभी के प्रोटेस्ट हैं कि उसको गार्ड कर दिया गया है। मतलब मेरा क्या मतलब है, आप एक विक्टिम जो न्याय मांग रही है आपसे, आप उसको अरेस्ट करके ले जा रहे हैं, आप उसको प्रोटेस्ट करने नहीं दे रहे हैं, और सिंगर घूम रहा है, कल से वो 22 बरी होकर घूम जाएगा। तो क्या आप मैसेज देना चाहते हैं लोगों को, किस तरह? और पूजा जी, मैं ये सोच रही थी कि इस देश में जहां वो इंडिया गेट के बाहर, यानी कि कुछ 100 मीटर की दूरी पर जो पार्लियामेंट है, राष्ट्रपति का ऑफिस है, प्रधानमंत्री का ऑफिस और उनका घर, वहां जी महिला है, और दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है वो भी महिला है। एक आइडियल सिचुएशन, एक आइडियल समाज में, एक राजनीति में ये होनी चाहिए थी कि राष्ट्रपति उसको मिलने के लिए बुलाती कि आओ बैठो, मेरे साथ बैठो और बताओ कि क्यों तुम यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही हो, क्या डर है तुम्हें। एक आइडियल सिचुएशन ये होती कि रेखा गुप्ता जो है वो उसके साथ आकर वहां पर बैठती और कहती कि मैं भी एक महिला हूं और तुम्हारे लिए इंसाफ की आवाज में अपनी आवाज को मिलाकर मैं इसको बुलंद करूंगी। लेकिन हो क्या रहा है, अमित शाह की पुलिस जो है वो दिल्ली की सड़कों पर उसकी मां, पीड़िता की मां और पीड़िता को घसीट रही है। हालत ये हो गई, जो पीड़िता की मां है वो रो तो रही थी, वो दोनों ही, कि उनकी तबीयत खराब हो गई, उनको हॉस्पिटल ले जाने तक की नौबत आ गई। कहाँ खड़े हैं हम, ये कौन सा लोकतंत्र है, ये क्या मजाक हो रहा है। और इस देश में प्रधानमंत्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहते हैं कि पहले के दौर में बलात्कारियों को संरक्षण मिलता था, फांसी होता था। इस देश ने निर्भया का भी दौर देखा है बुशरा जी। मैं उसी पार्टी का हिस्सा हूं जिसकी इस वक्त सरकार थी। इस देश में लोगों ने सड़कों पे उतरते निर्भया के लिए जस्टिस मांगते देखा है। और अगर मैं उस वक्त को इस वक्त को कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हर एक रेप की घटना हम सबके ऊपर लांछन है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की हो। आज हर घंटे 4 रेप हो रहे हैं, शर्म तो आती नहीं, पर आज हर एक लांछन है। पर उस वक्त की वो देखिए कि हमारे प्रधानमंत्री और जो हमारे यूपीए के अध्यक्ष हैं वो उस वक्त माफी मांगने आई थी देश के सामने। उस वक्त उसको सबसे ज्यादा मेडिकल मुहैया कराया गया था, उसको दिल्ली पुलिस को भेजकर एक साइलेंट प्रोटेस्ट से खदेड़ नहीं दिया गया था। आप कुलदीप सेंगर के खिलाफ तो सालों तक कोई एक्शन नहीं लेते, और सारे के सारे सबूत आपके सामने, सारे के सारे इंस्टेंसेस, और इतनी निर्ममता
न सिर्फ उसके साथ रेप हुआ, उसके परिवार को खत्म करने की साजिश, उसको हटाने की साजिश। आज यही अंकिता भंडारी के वीआईपी, कौन सी वीआईपी सर्विसेज की लिस्ट दे रहे थे? पूर्व विधायक की पत्नी के साथ रिकॉर्ड में आ गया कि वो दुष्यंत गौतम, भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट जो थे उत्तराखंड की, उनको वीआईपी सर्विसेज देने के लिए उसकी हत्या कर दी गई थी। ये पार्टी है, बलात्कारी पार्टी है, ये पार्टी है ऐसे लोगों से भरी पड़ी है। कोई हिजाब खींचता है, कोई वीआईपी सर्विसेज लेता है, कोई 4 बच्चों की बात करता है। ये क्या हमें न्याय देंगे? पर सबसे बड़ी बात है कि आज हम सब नम हो गए हैं बुशरा जी। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आज रेप पीड़िता को, उसकी माँ और उसकी बहन को सिर्फ एक फीमेल एक्टिविस्ट के साथ इंडिया गेट पे प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, तो हम सब इस चीजों से इम्यून हो गए हैं। हम सबको लगता है कि ये तो हमारे पड़ोस में हो रहा है, इससे हमें आंख मूंद लेने की जरूरत है, पर ये नहीं है। जो मैंने पहले भी कहा है, मेरी कविता है कि ये आग आप तक पहुंचेगी, ये आपका भी घर जलाएगी, अगला नंबर आपका है। तो ये किसी के साथ भी हो सकता है, ये हम सब में से किसी के साथ भी होता है। हम भी वैसे ही पड़े रहेंगे और ये सिस्टम बर सिस्टम, तारीख दर तारीख, जज बाई जज, ये हमें सिर्फ फेल करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि अब इस सरकार से, अब इन नेताओं से, अब इस सिस्टम से किसी को भरोसा नहीं रह गया। एक पीड़िता जिसका ओपन एंड शट केस है, उसके साथ ऐसे हो रहा है। और मैं कहती हूँ कि आप कुलदीप सेंगर को रिहा करिए, लड्डू खिलाइए, माल्यार्पण करिए, उसे एमएलए टिकट दीजिए, एमपी दीजिए। मैं तो कहती हूँ राज्यसभा, इतने बिहार के राज्यसभा ओपन हो रहे हैं, अगले साल राज्यसभा नॉमिनेट करिए, दीजिए लड़कियों को झन्नाटेदार झापड़ दीजिए कि उनकी हिम्मत कैसे होती है बाहर निकलने की, उनकी हिम्मत कैसे होती है व्यवस्था को क्वेश्चन करने की। क्योंकि जिस तरीके से आप ट्रीट कर रहे हैं बेटी बचाओ बेटी नहरा, तो सिर्फ आपका एक ढकोसला वर है। आप एक्चुअली में उस पूरे सिस्टम, आपको धर्म की ही बातें समझ आती है ना भारतीय जनता पार्टी को। तो मैं बिल्कुल एक हिंदू होने के नाते बिल्कुल खुले कह रही हूँ कि आज ये जानकी की अस्मिता पे सवाल है। आज द्रौपदी का हर दिन चीरहरण हो रहा है, हर घंटे 4 लोग चीरहरण कर रहे हैं। और ये अगर आपको हिंदू धर्म में आस्था है तो बचाइए अपनी बेटियों को, नहीं तो आप बंद करिए अपने धर्म की दुकानें। क्योंकि अगर रेप पीड़िता के साथ ये हो रहा है तो इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात नहीं। जी बिल्कुल। और मैं ये सोच रही थी कि क्या समाज में हम किस तरह के एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। अगर बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट हैं उनको आकर अगर महिलाएं उसमें शामिल हों, जो मालाएं पिना रही हों और मिठाई खिला रही हों, जब वो बाहर निकल कर आए जेल से, और बिल्किस बानो जो जिसने सालों न जाने कितना अपना सब कुछ निछावर करके केस लड़ा, वो बस बेचारी होकर वो देखती, आंखें तकती देखती रहेगी कि इंसाफ उसके लिए क्या है। तो ये आप ये देखिए। दूसरा, अगर मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री अगर इस तरह के एग्जाम्पल सेट करते हुए नजर आए, और अगर मैं सोच रही थी कि जो बीजेपी की ही या एनडीए में जो शामिल हैं, जो महिलाएं शामिल हैं, जो मंत्री हैं, या फिर जो एमपी चुनकर आई हैं या एमएलएज हैं, उनमें से कितनी औरतें हैं जो इसके लिए आवाज उठाएंगी। तो हम समाज में अगर इस तरह से इसको एक तरह का प्रोत्साहन अगर दे रहे हैं कि रेपिस्ट अगर छूट कर आए और उसको अगर माला पिनाकर उसका अगर स्वागत सत्कार किया जाए, तो जाहिर सी बात है, और मुख्यमंत्री अगर माफी ना मांगे तो फिर जाहिर सी बात है आप एक एग्जाम्पल तो सेट कर ही रहे हैं। आप ये बता रहे हैं कि आप किस जात से हैं, किस धर्म से हैं, किस स्ट्रेटा से आते हैं सोसाइटी के, किस इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, उसके हिसाब से आपको इंसाफ मिलेगा और इंसाफ नहीं मिलेगा। मेरा मानना है बुशरा जी कि आप इसमें भाजपा और कांग्रेस के लेबल से इतर के आप महिला होना भी बंद कर देती हैं। आप एक हथनी की मौत पे रोती हैं पार्लियामेंट में, आप बड़ी बड़ी चीखती हैं, चिल्लाती हैं, सोनिया गांधी माफी मांगो। मैं स्मृति ईरानी जी की बात कर रही हूँ। ये वो लोग हैं जो मोदी मोदी करते हैं, लेकिन ये लोग हैं जो आप अपनी फेलो महिला के लिए आवाज नहीं उठा पाते। आपने आसाराम जी की बात की, मैं तो कितनी महिलाओं को देखती हूँ बापूजी करके धन्य होके, एकदम मग्न होके उनकी भक्ति में वो रहती हैं जब भी वो जेल से परोल में बाहर आते हैं। उसके बाद आप देखिए इनकी, ये लोग हैं जो बिल्किस बानो की बलात्कारी, बिल्किस बानो के साथ, अगर मैं कुलदीप सेंगर की पीड़िता के साथ निर्ममता की बात करूं तो बिल्किस बानो के तो उससे 10 गुना ज्यादा निर्मम अपराध हुआ था, लेकिन तब भी वो डटी रही और तब भी वो न्याय के लिए लड़ती रही। उसके बलात्कारी को आप, और उसके बलात्कारियों को रिहा करने का जो निर्देश है वो तो होम मिनिस्ट्री से खुद आ रहा है। तो हम कहाँ से ये लाइन ड्रॉ करें। और आपने अभी कहा कि सोशल स्टेटा, चलो ये वीक सोशल स्टेटस थी, हिजाब तो आप एक डॉक्टर लड़की का खींच रहे हैं।
वो लड़की जो पढ़ लिख कर आपके बलबूते पे बनी, आप उसे कितना भी कहिए कि वो जहन्नुम जाए या नौकरी करे, सच्चाई तो यह है वो अपनी काबिलियत, अपने रिसोर्सेज, अपने माँ बाप के पैसे से पढ़ी लिखी है, अपने दम पे वो आगे बढ़ी है, जिसका हिजाब आप खींच रहे हैं। तो यहाँ पे सोशल स्ट्रेटा, यहाँ पे ये मुझे लगता है इस देश में महिला होना ही एक अपराध हो गया है। यहाँ पे ना सोशल स्टेटा, ना धर्म, ना जाए। अगर एक बिल्किस बानो रो रही है तो कुलदीप सेंगर की जो पीड़िता है वो भी रो रही है। तो एक डॉक्टर लड़की भी रो रही है जिसने अब शायद वो अपनी कम्युनिटी में पहली डॉक्टर होगी। आपने हिजाब खींचकर उन सभी लड़कियों को एक वार्निंग साइन दे दिया कि नहीं, आप कुछ भी बन जाइए, आप कहीं पर भी पहुंच जाइए, हमारे हाथ में ये हुकूमत है कि हम आपका हिजाब खींच सकते हैं, हम आपका घूंघट सीख सकते हैं, और आपकी कंसेंट के बिना। बात यहाँ हिजाब वर्सेस घूंघट की थी ही नहीं जिसको बना दिया गया था। आप कुछ भी कहिए, ये बात थी कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, आप भाड़ में जाए, आप फादर फिगर एंड ऑल दैट की जो बुलशिट चल रही थी, आपकी हिम्मत कैसे हुई किसी लड़की को हाथ लगाने की, किसी लड़की को बेपर्दा करने की। आप अगर अभिभावक हैं, आप अगर फादर फिगर हैं, तो आपके उसके सर को ढकना चाहिए था, उसको दुपट्टा देना चाहिए था। आप उसे बेपर्दा कर रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं ये तो फादरली फिगर है, उसके बाद कह रहे हैं कि इधर उधर उंगली तो नहीं लगाई। लड़कियां यही है इनके लिए, औरतें का यही है, सिर्फ एक जिस्म भर है जो इनके एंटरटेनमेंट के लिए हो और कुछ नहीं हो। इनको सर्विसेज दें, इनकी मजाक मस्ती चले और कुछ नहीं, इससे ज्यादा ये सोच ही नहीं पाते। और यहाँ पे शर्म आनी चाहिए भाजपा की महिला नेत्रियों को, यहाँ पे शर्म आनी चाहिए भाजपा की सभी सारी महिला कार्यकर्ताओं को कि वो कोई आवाज नहीं उठा पा रही। अगर आज आप उनसे सवाल करिए तो वो कांग्रेस की गिना देंगे 3-4। अगर आज उनसे बात करिए, मैं कल ही डिबेट पैनल में थी, तो वो राधिका खेड़ा की बात करेंगे जिनके साथ जिन्होंने आरोप लगाए थे। मैं ये कह रही हूं कि आप एक बार तो अपने मुखौटे उतार के, एक बार तो अपने लेबल उठा के एक महिला होने के नाते सोचिए कि जो उस पर बीत रही है, उसकी माँ पे, उसकी बहन पे। दाद देना चाहूंगी ऐसे परिवारों को जो इतना लगे रहते हैं, लड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, सब कुछ खोकर भी लड़ते रहते हैं। इसके लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए। और आखिर में होता क्या है, होता है कि एक अपराधी को बेल मिल जाती है और आपको खदेड़ कर जेल में डाल दिया जाता है। तो वो जो कल कह रही थी किसी वीडियो में कि उसने पहले भी जान लेने की कोशिश की कि अच्छा होता कि वो सफल हो जाती, उसका खुद का कहना है। क्योंकि ये दिन तो ना देखना पड़ता, क्योंकि ये दिन तो हम सबका लगता है बुशरा जी रेप हो रहा है हर दिन। जिस तरीके से जो हम देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पे, जो हम देख रहे हैं अपने आसपास, जिस तरीके से व्यवहार हो रहा है औरतों के साथ, मतलब धिक्कार है समाज पे, धिक्कार है सिस्टम पे, धिक्कार है हर किसी को जो रेपिस्ट को प्रोटेक्शन देता है और लेकिन पीड़िताओं को एक इस वक्त तरह की। मैं वो देखती थी जी, मैं इसमें कांग्रेस और बीजेपी में इसको बांट के या सरकारों में बांट के इसको ना भी देखूं, पूजा जी, तो अगर हम जब निर्भया की बात करते हैं तो निर्भया एक ऐसा एग्जाम्पल बना हमारे सामने जहां पर लोगों ने कितने दिन तक सड़कों पर आकर सत्ता को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया था। फिर हमने वो भी देखा कि निर्भया के का जो भाई था उसके साथ राहुल गांधी ने जो कुछ किया वो भी हमारे सामने, और चुप के किया, मतलब बिना बता के उन्होंने किया, और किस तरह से फंड्स निर्भया के नाम पर ये तमाम चीजें की गई। और उसके बाद अब आप ये देखिए कि हम यहां आकर खड़े हुए हैं कि आज तीन लोग बैठकर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, और तब दिल्ली का चप्पा चप्पा भरा हुआ था। इससे पहले मैं देख रही थी कि जब प्रदूषण को लेकर जब प्रोटेस्ट हो रहा था, 2 बार प्रोटेस्ट हुआ उसी इंडिया गेट पर, तो तब क्या किया गया, यानी कि जंतर मंतर, इंडिया गेट पर या कहीं पर भी प्रोटेस्ट करना, जब आपको हर जगह से इंसाफ मिलना बंद हो जाए, उम्मीद खत्म हो जाए, सरकार से उम्मीद खत्म, कोर्ट से आपको उम्मीद खत्म, तो आप क्या करते हैं? लोकतंत्र में आप सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट करते हैं। अगर उसकी भी इजाजत ना हो, 3 लोगों से इतनी डर रही है सरकार के घसीटते हुए माँ बेटी को ले गई, तो ये सवाल उठता है कि लोकतंत्र बचा भी है या नहीं। बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 19 संविधान का हमें ये हक देता है कि हम प्रोटेस्ट करें। आज लोग पॉल्यूशन से, हम कहते हैं ना कि पॉल्यूशन एक बहुत ही क्लास इक्वलाइजर है, अब क्या गरीब क्या अमीर सबको इफेक्ट कर रहा है। आज जब लोग सड़क पे आए तो कितने स्टूडेंट्स का मैं पढ़ रही थी कि आप वो कह रहे थे कि हम अपने बच्चे, उनके माता पिता कह रहे थे कि हम अपने बच्चों को दिल्ली से ले जाएंगे क्योंकि उनको उनको अरेस्ट में डाल दिया गया था, उनको जेल में डाल दिया गया था। आज हम प्रोटेस्ट पे सवाल उठाएं, आप हमें जेल में डाल देंगे। आप लद्दाखी अपने अधिकारों की बात करें, आप उन्हें जेल में डाल देंगे। सोनम वांगचुक पिछले कई महीनों से जेल में बंद है, उनकी कोई खोज खबर नहीं है, पर कुलदीप सेंगर जी रिहा हो जाएंगे क्योंकि वो तो उनका तो प्रायोरिटी केस है।
मैं कह रही हूँ कि ना आप अपने अधिकारों के लिए बोल सकते हैं, ना वो चीज जो आपको मार रही है। आज दिल्ली पोल्यूशन हमें मार रहा है, हर साल 3 लाख लोग उससे मर रहे हैं। सारे डॉक्टर्स कह रहे हैं लंग डिजीजेस हो रही है, न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस हो रही हैं, पर ना सदन उस पर चर्चा करेगी, ना उस पे आप कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि आपको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। 3 लोग, सबसे ज्यादा भयावह इस चीज का है कि 3 लोग साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे हाथ में तख्ती लेके, आपको उनसे भी डर लग गया। आपसे ज्यादा डरपोक, आपसे ज्यादा डरा हुआ, आपसे ज्यादा सहमा हुआ सरकार नहीं है। आपने बिल्कुल सही बोला। और मैं डीबी लाइव पे ये बात बिल्कुल साफ गोई से कहना चाहती हूँ कि निर्भया के लिए, मैं एक यंग डॉक्टर थी, एम्स में अपना पीजी कर रही थी, मैं सड़कों पर थी बुशरा जी, उस सरकार के खिलाफ जिस पार्टी का मैं बाद में हिस्सा बनी हूं, मैं सड़कों पे थी, मैं नारे लगा रही थी, क्योंकि निर्भया का गुस्सा था जो सब पे छलक के आया था कि उसके साथ हो सकता है तो कल को हमारे साथ भी हो सकता है। और इसी तरह हमें सिस्टम फेल करेगा, पर सिस्टम न सिर्फ मुस्तैद रहा, निर्भया फंड बना। आप देखिए जो सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट है, उसमें जस्टिस वर्मा कमेटी के इतने स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस आए, और लोगों को चाहिए कि कोई सरकार खड़े कि ठीक है हमसे गलती हो गई। मुझे आज भी याद है मनमोहन सिंह ने उसके लिए माफी मांगी, मुझे आज भी याद है उसको एयरलिफ्ट किया गया था सिंगापुर। और मुझे ये भी याद है कि ये सब कुछ ना बताने के बाद भी, इसको छिपाने के बाद भी, कि उसके परिवार को इतनी आर्थिक मदद और जो भी किया गया वो अपने पर्सनल कैपेसिटी में किया था। राहुल गांधी की कभी ये मंशा नहीं थी कि बाहर आए, पर आज उसी परिवार को आप खदेड़ दे रहे हैं, माँ को गाड़ी से उतार दे रहे हैं, बहन अलग रो रही है, बहन अलग परेशान है, माँ अलग किसी कोने में दिल्ली में पड़ी है, पीड़िता को आप उठाकर लेकर चले गए हैं। आप क्या करना चाह रहे हैं? आप कह दीजिए ना कि आप तालिबानी शासन है, कि लड़कियों को ना बाहर निकलना है, लड़कियों को ना पढ़ाई करना है, लड़कियों को ना आवाज उठाना है। एक तरफ आप ढकोसला करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, वो भी एक ढकोसला है। उसके 73% फंड्स कहाँ यूज हो रहे हैं प्रचार में, हम सबको पता है। वो भी एक पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ ढकोसला और कुछ नहीं। और उसके बाद आप उन लोगों पर एक्शन नहीं ले पाते हैं। आप प्रज्वल रवन्ना के साथ स्टेज शेयर करते हैं, जिसके तो 1600 रेप, मतलब हम सोच भी नहीं सकते पुष्टा जी कि 1600 रेप किसी के खाते में होंगे। उनके साथ प्रधानमंत्री स्टेज शेयर करते हैं। अंकिता भंडारी की हत्या हो जाती है, चू तक नहीं होते। ये राजनाथ जी ने कहा था ना कि हमारे सरकार में इस्तीफे नहीं होते, तो दिख रहा है ना, सिर्फ इस्तीफे नहीं होते, और उन आपने पहलवान हर बेटियों के साथ जो हुआ इसी दिल्ली में, वो भी हमें नहीं भूलना चाहिए। वो भी पार्लियामेंट से कुछ दूर ही हुआ था, जब उनको घसीट दिया गया था, उन्होंने अपने मेडल्स रख दिए थे रोड पे, वो सारा कुछ देखा है हमने। सबसे बड़ी बात है कि हम एक नंब से हो गए इन सब लोगों को लग, मैं कह रही हूँ ना, हमें लगता है कि किसी और के साथ हो रहा है, ये किसी दूसरी दुनिया में हो रहा है जो हम उससे अछूते हैं। पर ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब आप जिस तरीके के आंकड़े एनसीआर भी दे रहा है, तो हमारे पड़ोस में हमारे नाक के नीचे ये सब हो रहा है, तो ये आग हम तक पहुंचेगी, इस देर नहीं लगेगी। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम इससे बचे हुए रहेंगे, क्योंकि सिस्टम हमें तब भी फेल करेगा, क्योंकि आज जब उसको फेल कर रहा है तो हम सबको फेल करेगा ये सिस्टम। जी बिल्कुल। और लास्ट में पूजा जी, क्या आपको कोई कोई उम्मीद बर लाती है? मतलब क्या आपको लगता है अगर सरकार से नाउम्मीदी, अगर इंसाफ, अगर कोर्ट से मिलना बंद हो जाए, तो भी पीड़ित जाएगी तो जाएगी कहाँ? ये सवाल तो पैदा होता है। अगर सालों लग जाए, ये केस 2017 का है, आप सोचिए 8 साल का वक्त बीत गया है। वो 16 साढ़े 16 साल की थी, और आज जब वो बाहर खड़ी है तो वो कह रही है कि वो 2 बच्चों की माँ है। अच्छा, तो वो आप 2 बच्चों की माँ है, सोचिए। मुझे ये बात नहीं। जी जी। और वो उस बात को यहाँ पर वो ये कह रही है। मेरा सवाल ये है कि आखिर उस लड़की को इंसाफ किस तरह से मिलेगा? आखिर ये समाज किस तरफ जा रहा है? सवाल मेरा ये है। अच्छा, आपके 2 बच्चों की माँ ने मुझे अंदर तक कहीं हिला दिया, क्योंकि 5 महीने पहले मैं भी माँ बनी हूँ, मैं भी अब 2 बच्चों की माँ। तो समझती हूँ कि ये कितना 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 कठिन समय होगा, समझती हूँ। और मुझे लगता है पूरे देश की तरफ से मैं खुद माफी मांगना चाहती हूँ उससे। पर खराब, इतना होपलेस सिस्टम हो चुका है बुशरा जी, कि अब सड़कों में उतरने के अलावा कोई सवाल नहीं बचा। अगर आपको न्यायपालिका फेल करे, अगर वो सरकार ही आपको उठा के ले जाए, जब हम कहते हैं ना, हम जेनजी का आह्वान कर रहे हैं, जेनजी से बात कर रहे हैं, राहुल जी जब बात करते हैं तो कहते हैं कि आप चाहते हैं बांग्लादेश जैसी हिंसक क्रांति, आप चाहते हैं कि नेपाल जैसा अनइजीनेस हो। नहीं, हम चाहते हैं कि इन लोगों को ये पता चले, जेनजी को ये पता चले, आगे की युवा पीढ़ी को ये पता चले कि क्या हो रहा है इस देश में। देखिए, सोशल मीडिया एक बहुत पावरफुल टूल है। मुझे नहीं लगता कि सोशल मीडिया नहीं होता तो हमें उस लड़की के कष्ट के बारे में, हमें उस लड़की की तकलीफों के बारे में पता चलता। पर मुझे लगता है सड़कों पे उतरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि
सदन के लिए तो पॉल्यूशन कोई इश्यू ही नहीं है। आज हम मेरे जो कलीग्स जो अभी बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्रेग्नेंट हैं, उनको डॉक्टर्स ने कहा है कि वो दिल्ली छोड़कर चले जाएं क्योंकि अजन्मे बच्चे पे असर पड़ सकता है। पर ये सदन के लिए जरूरी नहीं है क्योंकि सबके पास एयर प्यूरिफायर है सदन में जो बैठे हैं। तो सदन के लिए जरूरी नहीं है मुद्दा करना। तो हर चीज के लिए अगर आपको सड़क पे उतरना है तो सरकार का किस बात के लिए? कुर्सी है, जनाजा तो है नहीं जो तुम उसे गर्म किए जा रहे हो। अगर यही है तो मुझे लगता है सड़क पे संघर्ष करने के अलावा एज ए पॉलिटिशियन भी मैं कह रही हूँ, विपक्ष आपके साथ है, विपक्ष आपके सभी मुद्दों को उठाएगा। पर यह बात अब बहुत बहुत ऊंची हो चुकी है, यह बात अभी गलियारों से बहुत ऊंची हो चुकी है। यह बात अब आपको सड़क को हिट करना ही पड़ेगा अपनी बेटियों के लिए, प्रदूषण के लिए, अपने अधिकारों के लिए। क्योंकि कब तक हम सुनते रहेंगे, कब तक ये जिस तरीके से लोग खुलेआम उछाल रहे हैं, खुलेआम ये लोग, इनको लगता है नहीं कोई भय नहीं है। और इसीलिए अभी हम कहते हैं कि वोट चोरी हो रही है क्योंकि जब ये अकाउंटेबल नहीं है, क्योंकि चोरी से सरकार बनी है, जब ये अकाउंटेबल नहीं है, जिनको इनमें ये डर ही नहीं है कि ये लोग इन्हें उखाड़ फेंकेंगे, जब ये डर खत्म हो जाता है ना, तो इसी टाइप की हरकतें होती है कि कुलदीप सेंगर को बरी कर दिया जाता है, आसाराम को पैरोल मिल जाती है, हमारे यहाँ तो इस्तीफे नहीं होते, ये नहीं होता, वो नहीं होता, दुनिया जहान की जो सारी चीजें होती, क्योंकि ये एक तरीके से आपको एक उंगली दिखाई जाती है कि चुप रहो या करते रहो, आवाजें करते रहो, क्योंकि हम तो नहीं सुनने वाले और हम पे, हमारे कानों पे तो जू नहीं रोक। पर बिल्कुल कहते ना, लंबी आप तो है, तो किसी ना किसी दिन कभी खड़े होंगे। मेरा ये होप है, मेरा ये बिल्कुल हम ऐसी उम्मीद है। उम्मीद करते हैं कि ये बहुत लंबी हो गई है ये गम की शाम जो है, और ये गम की ही नहीं, ये जुल्म की, ज्यादती की, बर्बरता की, ये हर तरह की ये शाम, ये रात है जो बहुत लंबी हो चली है। और इंसाफ की आस में ये तमाम जो पीड़िताएं हैं, ये सिर्फ इंसाफ, न जाने कितने कितने कम ऐसे केसेस हैं जो अंजाम तक पहुंच पाते हैं। और अब आप ये सोचिए, जो एक ऐसा मामला जो इस तरह से लाइमलाइट में रहा हो, जो पूरे देश में एक टॉकिंग पॉइंट बना हो, जहां पर पत्रकार, वहां पर मेन स्ट्रीम ने इसको कवर किया। ये सोचिए कि वो मेन स्ट्रीम जो सोया हुआ था उस तक ने इसको कवर किया, प्रियंका गांधी ने पीड़िता से मुलाकात की थी। तो जब ये इतना बड़ा पॉलिटिकल इशू बन गया, उसके बाद भी अगर अदालतों से इस तरह के फैसले आए और पीड़िता को और मां को इस तरह से घसीटा जाए, तो हम ये समझ सकते हैं पूजा जी के जो लाइमलाइट में नहीं आ पाते हैं केसेस, ये जो दलित महिलाएं हैं या माइनॉरिटी से जुड़ी हुई हैं या उस तरह के स्टेटस से अगर आती हैं, तो उनके साथ क्या होता होगा। एक क्लोजिंग रिमार्क, फिर मैं कार्यक्रम को समाप्त करूंगी जी। बिल्कुल सही बात बोली हमने। इन लोगों के पास तो, इनके पास लड़ाई करने का जज्बा है, हिम्मत है, बट कितनी औरतें हैं जो अपनी लड़ाई हार जाती होंगी। और मुझे लगता है कि मेजॉरिटी औरतें हारती होंगी, चाहे दलित हो, माइनॉरिटीज हो, शायद पढ़ी लिखी ना हो। उन्हें तो, उनका एक बार नहीं, उनका मल्टीपल टाइम्स रेप होता होगा। जब वो एफआईआर लिखवाने जाती होंगी, जब वो कोर्ट जाती होंगी, उनका कई बार रेप होता होगा। और अगर ये कई बार रेप हो रहा है तो इसका रेपिस्ट सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, पूरा का पूरा समाज, ये पूरा सिस्टम, फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस सिस्टम, न्यायपालिका, हर कोई उसका रेप कर रहा है। क्योंकि जिस तरीके से आप महिलाओं को फेल कर रहे हैं, तो यह बहुत ही दुखद भी है। ये बहुत ही, मैंने फिर से कहा, बहुत ही नाउमीदी भरा दौर है। पर मुझे लगता है महिलाएं ही इस नाउमीदी को चैलेंज करेंगी, महिलाएं ही इस सत्ता के अहंकार को तोड़ेंगी और महिलाएं ही इस कुर्सी को उखाड़ फेंकेंगी। जी बिल्कुल, एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि कहाँ-कहाँ महिलाएं पहुंच रही हैं, साइंटिस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं, राष्ट्रपति हैं, इंजीनियर हैं, चांद पर जा रही हैं और एस्ट्रोनॉट हैं। हम तरह-तरह की बातें हम ये करते हैं और ये अच्छी बात है। ये हमें दिख रहा है, एक बदलाव दिख रहा है कि महिलाएं अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को, अपने आप को असर्ट कर रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ उसी समाज में आप ये देखिए कि उनकी जो बेसिक चीज है कि सुरक्षा, कि वो आजाद निडर होकर सड़कों पर बस निकले और अपॉर्चुनिटी वो अपने लिए खुद क्रिएट कर लेंगी, अगर वो भी उनको नहीं मिल पा रहा है, तो ये सवाल तो बहुत बड़ा है कि समाज ये कहाँ जा रहा है। हमारी सरकारें, अदालतें, इंसाफ, इस सब के मायने बहुत ही खोखले हैं औरतों के लिए हिंदुस्तान में, कम से कम मैं कह सकती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।